इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायपोल से रेलेवेंट जो एनर्जी है डाइलेक्ट्रिक सिस्टम की, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। ये तो आप सब लोगों को पता है कि जब भी हम फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उस टॉपिक से, फॉर एग्जांपल वो मैटर है तो हम मैटर से स्टार्ट करते हैं और उसकी एनर्जी तक हम जाते हैं, ठीक है ना। और यही इनका रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ, मैटर एनर्जी और इनका रिलेशनशिप जो है, यही इसकी फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। तो अब हमने एक डायपोल मोमेंट डेवलप किया था। अब डायपोल मोमेंट से हम जो डायपोल हैं या उनकी पोलराइजेशन है और उनकी पोलराइजेशन की जो टाइप्स हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर अब हम उसकी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। सिस्टम बहुत ये ट्यूटोरियल या ये जो लेक्चर है बहुत इजी वे में हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स है। आपको पता है कि जब आप वर्क डन आपने जब किया था तो अब वर्क डन की वैल्यू होती है हाफ सी वी स्क्वेयर फॉर कैपेसिटर। अब इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पुट की थी, तो आपको इसका एक रिजल्ट मिल गया था। इसी तरह से एक रिमाइंडर और अपने ध्यान में रखें कि आप लोगों ने वर्क डन के लिए ये फार्मूला भी ड्राइव किया हुआ है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला की मदद से भी आपने जो है ना वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ था, और इससे हम यही चीजें कैलकुलेट करके फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज हैं उनको मालूम करते थे। अच्छा, अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है और वो उसमें आप उसको चार्ज करें तो आप जो कैपेसिटर की वैल्यू है ना वो कुछ आप इस तरह से टाइप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक के कांस्टेंट है। ये के कांस्टेंट जो है ना इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है, ये उसकी टर्म में हम इसको यहाँ पे डालते हैं। और अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये वैल्यू जो है ये डी डॉट ई की टर्म में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। डी डॉट ई का मतलब ये है कि हम इससे इस फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो फ्री चार्जेस हैं या बाउंड चार्जेस हैं उनके टर्म में अगर हम चेंज ऑफ वर्क डन को देखें तो चेंज ऑफ वर्क डन जो है इट इज एक्चुअली चेंज ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी टाइम्स दी वी डी टाउ। ये वी जो है इसको आप वहां पे पोटेंशियल की फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है डेल डॉट डी। अगर आपके पास रो फ्री है तो इसका मतलब ये होगा कि जो रो फ्री है इसका अगर हम चेंज मालूम करें तो ये हम लिख सकते हैं चेंज इन सॉरी डेल ऑफ डेल ऑफ चेंज ऑफ डी। क्योंकि आपको ये पता है कि रो फ्री जो है ना डेल डॉट डी के बराबर है, और अगर इसमें चेंज होगा तो डेफिनेट सी बात है वो डी यानी डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी वेक्टर चेंज होगा। तो चेंज इन रो फ्री जो होगा वो आप इस तरीके का आरएसएस को लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी को अगर हम यहाँ पे मैं ना एक चेंज इन वर्क डन जो है इसकी जो वैल्यू है अगर हम इसको मालूम करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो डेल डॉट चेंज ऑफ डी, एक ब्रैकेट इसके लिए डाल देते हैं, और टाइम वी डी टाउ। अब हमने इसको चेंज ऑफ वर्क डन की फॉर्म के अंदर इसमें रिप्लेसमेंट की है इस वैल्यू की, और यहाँ से फिर हम इसको डेल डॉट चेंज ऑफ डी इंटू वी, अगर हम वी को भी इसके साथ अंदर ब्रैकेट में रखें तो ये जो एक चीज है ना ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी में हम इसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर हमारे पास डेल ऑफ चेंज ऑफ डी है और इसका जो वी है ना इसको हम बाहर लिख दें, और प्लस हम चेंज ऑफ डी को बाहर रखें और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें डेल ऑफ वी के साथ, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट
यानी अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास ये दो टर्म्स जो है ये हम नजर आएंगे। अब इन दो टर्म्स को अगर मैं आपके लिए डेल डॉट सॉरी चेंज ऑफ डब्ल्यू के लिए लिखूं, यानी इस टर्म के लिए, तो ये फॉर्म जो है ना ये कुछ यूं डेवलप हो रही है कि डेल डॉट चेंज ऑफ डी वी टी टाउ प्लस एक ये चेंज ऑफ डी डॉट ई डी टाउ। अब यहाँ पे ना ये दो इंटीग्रल्स है, ये भी इंटीग्रल बनता है, ये भी इंटीग्रल है। ये जो इंटीग्रल है ना ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में अगर कन्वर्ट करें और फिर इसको ओवर द सरफेस इंटीग्रेट करें तो इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके पास जीरो आएगा, यानी ये टर्म है ये वैनिश हो जाती है। तो अगर ये टर्म आपके पास वैनिश हो जाए तो फिर आपके पास जो फाइनली टर्म रह जाती है चेंज ऑफ वर्क डन की, वो है चेंज ऑफ डी डॉट ई डी टाउ। इसको मैं जो ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि ये इजी रहे, ये डॉट प्रोडक्ट है साथ, ठीक है जी। अब अगर आप हम ये पढ़ चुके हैं कि डायलैक्ट्रिक मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं और वो लीनियर डायलैक्ट्रिक मीडिया है, ठीक है जी, लीनियर, तो इस केस के लिए ये बात आपको पता है कि जो डी होता है इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स ई। तो अगर हम ये वाली टर्म उठा के अब इस डी की जगह पर वापस पुट करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो डी की जगह पर हमने जब इसको पुट करना है तो ये जो वैल्यू है ना इसको मैं थोड़ा सा इन इन जर्नल लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की आइडेंटिटी हो, हाफ इंटू चेंज ऑफ डी डॉट ई, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आइडेंटिटी जो है ना ये हाफ चेंज ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। और ये कैसे होगी इसको हम जो लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन टाइम्स चेंज ऑफ ई और डॉट ई, या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये डेल डॉट डी यानी चेंज ऑफ डी डॉट ई के इक्वल होगी। यानी अगर आप इस तरीके कार से इधर चलना शुरू करें, ये इक्वल टू है, तो आप डेल डॉट टी की जगह पर ई को पुट कर सकते हैं, साथ एप्सिलॉन पुट करेंगे, और अगर एप्सिलॉन पुट करेंगे तो फिर अगर आप चेंज को बाहर रखेंगे एप्सिलॉन के साथ ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाहर एक हाफ का फैक्टर देना होगा क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के अंदर वो चीज़ ओमिट होगी। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं भी चेंज ऑफ डी डॉट ई लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर आप ये वाली टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ होल, या इनमें से कोई और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चेंज ऑफ डब्ल्यू जो है ना इसको हम यूं करके लिखें, हाफ डी डॉट ई डी टाउ। इस चीज से हमें ये समझ आ जाती है कि हम जब भी डब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये तो चेंज ऑफ डब्ल्यू था ना, यानी इसके अंदर जो वर्क डन में जो चेंज आ रहा है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो डी डॉट ई हो जाएगी इनटू डी टाउ। अब ये जो वैल्यू है ना इस तरह का एक हमने इक्वेशन पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी, और अब आपने ये याद रखना है कि ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो यस, ये जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है ये बेसिकली आपके पास एक सिस्टम को डेवलप कर रही है। अब हमारे पास दो तरह के चार्जेस थे, एक बाउंड चार्जेस थे और एक फ्री चार्जेस थे। ये चीज अपने ध्यान में रखें कि बाउंड और फ्री चार्जेस हैं। तो अब यहाँ पर उसने एक छोटा सा एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व किया कि अगर मैं इन बाउंड चार्जेस को और फ्री चार्जेस को डायलैक्ट्रिक मीडिया के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच करता चला जाऊं तो ये एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट होता है। और अगर इस जो बाउंड चार्जेस हैं इनको मैं किसी स्प्रिंग के साथ, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, इसके एक साइड पे दो बाउंड चार्जेस एक दूसरे के साथ अटैच करूं और इसी तरह से दूसरे को भी एक स्प्रिंग के साथ अटैच करूं, तो ये जो बाउंड चार्जेस हैं इन बाउंड चार्जेस की अपनी एक एनर्जी और एक स्प्रिंग की एनर्जी है। इसी तरह से अगर हम फ्री चार्जेस लेंगे तो फ्री चार्जेस भी अगर हम एक स्प्रिंग के साथ अटैच अप करें तो इनके दरमियान भी एक एनर्जी डेवलप हो रही है और एक स्प्रिंग की एनर्जी है। तो जो टोटल हमारे पास वर्क डन होगा उसके अंदर एक आपके पास बाउंड चार्जेस की एनर्जी होगी, एक फ्री चार्जेस की एनर्जी होगी और एक तीसरी स्प्रिंग की एनर्जी होगी जो कि इन दोनों को आपस में मिला रहा है। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन की वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके कार से हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इसके नीचे ना एक मेरे पास और क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह स्फेरिकल कंडक्टर ही है, उसका रेडियस ए
है, चार्ज क्यू है और उसको हमने सराउंडेड किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडिया के साथ, जिसकी ससेप्टेबिलिटी आई ई है और उसका रेडियस जो है ना आउटर रेडियस वो बी है। तो आपने एनर्जी मालूम करनी है इसके लिए, इस सिस्टम के लिए, और जो है ना इस सिस्टम को एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप इसी तरह से डी और ई मालूम करेंगे। आपने इस जो स्फीयर है इसके लिए आप इससे पहले एनर्जी को फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो जो एनर्जी आपने फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू आप लोगों ने इससे पहले ले भी ली हुई है और आप लोग इसको मालूम कर भी चुके हो। तो मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों को